हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ क्लास और मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। आज की जो दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, तो नैब का आज का डिक्लेरेशन है या उनका प्रेस रिलीज जो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी दौर के दो वजीर मियाँ बीवी जो थे उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और उन पर मुबैना तौर पर कुछ बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, कुछ करप्शन के हैं, कुछ नजायज़ के, उन पर एसेट के हैं, एसेट्स के भी हैं। आज कोशिश करेंगे कि आसमा अरबाब जो इस वक्त लंदन में, उनसे बात कीजिए क्योंकि उन पर इल्ज़ामात हैं, उनके मियाँ साहब पे इल्ज़ामात हैं। आज देखते हैं कि वो इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगी। और साथ में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी नैब पे एक दफ़ा फिर बरस पड़े हैं और उन्होंने कहा कि इसके संगीन नतायज होंगे। एक धमकी उन्होंने पहले भी दी थी कि ईंट से ईंट बजाएंगे, वो धमकी अभी तक हम उसका इंतजार कर रहे थे। तो आज उन्होंने ये कहा है कि इसके नतायज बड़े खौफनाक होंगे और कोई सवालात भी उन्होंने उठाए कि क्या सिर्फ करप्शन जो है पीपल्स पार्टी ने की है, बाकी कोई करप्शन नहीं कर रहा। और दूसरी जो बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक कमेटी के सामने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वहाँ पे इंकशाफ किया है जो पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया गया, जिसमें यह बताया गया है कि बहुत सारे कार्टल्स हैं या बिग बिजनेसमैन जो हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं पूरी पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां तक भी कहा है कि वो ना सिर्फ उनसे बालातर फोर्सेज हैं बल्कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसको भी वो लोग चैलेंज करते हैं। आज बात करेंगे कि वो कौन सी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं जो उनसे बालातर हो गई, पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, और चंद कौन से बिजनेसेस ग्रुप्स हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। आमिर साहब, जो मेन स्टोरी, आज की बड़ी स्टोरी मेरा ख्याल है खबर है, वो तो नैब की जो उनका आज बोर्ड का इजलास था और पीपल्स पार्टी दौर के दो बड़े अहम मियाँ बीवी मिनिस्टर थे। एक उसमें अरबाब आलमगीर साहब थे, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन रहे हैं 5 साल, और उनके अलावा पीर मजलुल हक के खिलाफ भी हुआ है और साथ में इमरानी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी, 3 के खिलाफ बेसिकली। और मेरे हिसाब से ये दो बड़े नाम हैं कि ये बड़े करीब थे इनके आसिफ अली जरदारी साहब को तो छोड़ें, वजीर आजम गिलानी साहब के बड़े करीब थे, अरबाब साहब भी थे, और इनकी स्पाउस जो है आसमा आलमगीर साहबा जो हैं वो भी उनके बड़े करीब थे गिलानी साहब के, और ये फेडरल मिनिस्टर थे। तो वो जो थी आसमा साहबा जो है वजीर आजम गिलानी साहब की बाकायदा मुशीर थी विद द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर। सो इल्जाम आपकी कोई बातचीत हो रही थी नैब के स्पोक्समैन से, अगर वो बता दें। पहले तो आसिफ जरदारी साहब ने जो ये एकदम शोर मचाया है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, और सिर्फ क्या सिंध और में ही हो रहा है, पंजाब में और केपी में क्यों नहीं हो रहा। इस हद तक तो मेरा ख्याल वो ठीक कह रहे हैं कि पंजाब में ये जो तोका की जा रही थी कि वहां भी कुछ बड़े केसेस आएंगे, अभी तक नहीं आ रही। इस हद तक तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, मगर इसके आगे कहना है कि जनाब एहतसाब हो रहा है। हमारी तो शिकायत आपकी हमारी ये रहती है कि मुकदमात दर्ज होते हैं, ज्यादातर लोग छूट रहे हैं, अभी तक भी हाई प्रोफाइल एक भी केस हुआ नहीं है। बल्कि आप और हम कल ये भी डिस्कस कर रहे थे कि पीएसी के अंदर बल्कि वो सब कमेटी जो है 1 पैराग्राफ आफ्टर अनदर जो है ना, वो ऑडिटर जनरल का वहां से लॉन्ड्री की मशीन लगी है, लोग बच के निकल रहे हैं, अभी तक एहतसाब तो हुआ नहीं है। हाँ, जो ही एक पैटर्न है कि किसी के खिलाफ इंक्वायरी होती है, इतना शोर मचा दिया जाता है, क्यामत आ जाती है और आखिर में होता कुछ भी नहीं है। तो यही वाला वो है। मैंने ये इस हवाले से अभी बात नायब के तर्जुमान से कर रहे थे, तो उन्होंने अरबाब आलमगीर, उनकी बेगम साहबा के हवाले से, आसमा आलमगीर के हवाले से उन्होंने कहा जनाब ये एक पीपल्स पार्टी के अपने ही नजमुद्दीन खान साहब हैं, केपी में इनके जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी ओरिजिनली कंप्लेंट आई थी बाद में, मगर ये कि हमने शवाहिद इकट्ठे किए तो ये नजमुद्दीन साहब जो है ना, ये किसी प्रेशर में या जो भी रीजन था, इन्होंने अपनी विड्रॉ कर ली कि जी मैंने ये नहीं करना, जो भी उसकी वजूहत थी। मगर इस दौरान में इतने शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं कि इनके एसेट्स और इनकी ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, वो मैच नहीं करती। तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना प्राइमा फेसाए, बादियुन नजर में वो समझते हैं कि इतने शवाहिद हैं कि इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है जिसमें इनको बुलाया जाएगा कि ये एक्सप्लेन करें कि इनके इतने जो असासे हैं और ये बैंक ट्रांजैक्शन इस दौरान में जो हुई हैं वो इनकी जस्टिफाई नहीं करते इनके मीन्स को। तो ये तर्जमान के ने भी मुझे बताया। तो ये जो मुझे जरदारी साहब जो हैं, अब जो मुझे उन पे आ रहे, जहाँ तक मेरी इतलात हैं कि उनका पाकिस्तान वापस आने का कोई उनका प्रोग्राम भी नहीं है, और कुछ ज़राए मुझे ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बड़े अरसे तक, वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान वापस भी नहीं आएंगे। अब देखना ये है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी के, आपको याद होगा जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया था, आसिम हुसैन को, तो पूरी पीपल्स पार्टी जो हुक्म हुआ था जरदारी साहब ने कि आप इनके हक में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और इनको ज़रा पता चला। खुद भी उन्होंने कॉल डाली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था, मशहूर ज़माना डायलॉग बोला था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद हुक्म हुआ था शहरी रहमान
साहबा को हुआ, कमर जमान कहरा साहब को हुआ, या कुछ जो क्रेडिबल लोग हैं जिनकी थोड़ी सी सुनी जाती है मीडिया में, कि आप जाएं और डॉक्टर आसिम को आप डिफेंड करें। अब तक की कोई खबर आई है कि उन्होंने इनकी डिफेंड करने के लिए कहा? या गिलानी साहब भी खामोश है, हालांकि गिलानी साहब के बड़े करीब थे ये दोनों। आपने गौर किया होगा कि डॉक्टर आसिम का केस पिछले काफी दिनों से खामोश हो गया हुआ है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, ना उसका कोई रिएक्शन आ रहा है। सो वील वेट जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट जो तक नहीं आती, और हमें कहा भी गया था कि इंतजार कर लें, तो उससे पहले हम ओपिनियन नहीं देते। ओवरऑल थोड़ा सा साइड लाइन हुआ है केस। हमारे साथ यहाँ लंदन से मौजूद है आसमा अरबाब साहब, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि जो आज उन पर इल्जामात लगे और जो उनके खिलाफ इंक्वायरी आर्डर की गई है। आसमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कासरा साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा हमने आपको अगर लंदन में भी मेरा ख्याल है डिस्टर्ब किया है, थैंक यू वेरी मच। लंदन में आपने डिस्टर्ब तो मुझे बिल्कुल नहीं किया कासरा साहब, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं वन साइडेड प्रोग्राम चाहती ही नहीं थी। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मेरी वालदा बीमार है और उनके साथ मैं आई हूँ, लेकिन शायद, और मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो आप कुछ दिन बाद ये प्रोग्राम कर ले, लेकिन शायद आपकी भी मजबूरी हो, ये जो गुमनाम दोस्त हो शायद वो आपको मजबूर कर रहा हो। हमें कोई मजबूर नहीं करता। एक बात बता दूं, तो आज ही आप प्रोग्राम करें। मुझे हैरानगी हुई कि आपकी इतनी मजबूरी है कि आप 2-3 दिन के लिए प्रोग्राम नहीं रुकवा सकते। एक तो मैं ये बता दूं, मैं खुद पार्टिसिपेट करती, लेकिन आपने मौका मुझे दे रहे हैं मजबूर किया कि मैं लंदन से आपसे बात करूं, और बिल्कुल मैं डिफेंड करूंगी। आप सवाल पूछें। नहीं, एक तो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपने फरमाया कि गुमनाम दोस्तों के उस पर, मेरा ख्याल हमें सारे लोग जानते हैं ना, हम किसी को गुमनाम के कहने पे करते हैं ना नोन के कहने पे करते हैं। और दूसरी हमें कोई आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड क्लासर साहब, आपको पता है सारा। आप चलिए वो डिस्कशन तो जब मैं पाकिस्तान में आऊंगी तो फिर आपके साथ 1-to-1 में करूंगी, जरूर, क्योंकि पाकिस्तान में सबको मालूम है कि कौन किस किस्म की सियासत करता है, और कौन सियासतदान कितने पानी में और कितने बाहर है, और कौन सियासतदान वोटों से आते हैं और कौन बैकडोर चैनल से आते हैं। मेरे ख्याल में आपको हमारे सियासी खानदान का बहुत अच्छी तरह से इल्म है। आप माशाल्लाह बहुत बड़े एंकर हैं। चले अगर आते हैं, आज आपको पता चल गया नैब ने जो आपके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया, कुछ उस पे कहना चाहेंगे कि जो इल्जामात आप पे लगाए हैं, आपके स्पाउस पे लगे हैं? साहब मैं 2-3 मिनट आपका अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगी। जी जी प्लीज। ये ऐसे हुआ कि ये एक खत गया हमारे दूसरे साबका वजीर नजमुद्दीन खान की तरफ से, और ये एक एनोनिमस लेटर गया। उन्होंने जाके बीइंग साबका मिनिस्टर उन्होंने इसकी तरदीद की कि ये खत मैंने नहीं भेजा, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन चेयरमैन साहब बड़े बेताब थे कि इसको परसू करें, रीजन उनको पता होंगी, ये रीजन तो मैं पाकिस्तान आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी कि जिस तरह की एलिगेशन मेरे ऊपर और अरबाब साहब के ऊपर लग रही है, उसमें हकीकत की क्या कोई हकीकत है भी, या ये एक एक्सट्रीम वजूहात है पॉलिटिकल। एक हमारे साथ रहेगा, हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं, और हमारे साथ लंदन से आसमा अरबाब साहबा मौजूद हैं। जी आसमा साहबा साथ हैं आप हमारे? जी जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आपने ब्रेक ले लिया। नहीं वो हमें लेनी पड़ गई, हमारी ये मजबूरी है ब्रेक लेना। हम आपसे सिर्फ ये पूछना, आप अभी बहुत ब्रेक लेंगे वो तो अभी मैं क्लासरा साहब की मजबूरी समझ सकती हूँ। मेरे ऊपर इनको आज ये प्रोग्राम लेना पड़ रहा है। माई सिंपैथीज विथ यू क्लासरा साहब। आप मेरी ही क्लास लेना शुरू कर दें। DGISI और DGFI ये दोनों बना दिया है, मेरे मुबारकबाद है आपकी। चलो बड़ी मेहरबानी, बड़ा आपका ये आप अपना सारा भी। मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। ये हमने नहीं कह रहे जी हम नहीं कह रहे, नैब ने एक तर्जुमान ने ये कहा है कि आपके सासे जो है आपकी रिसेंट बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ मैच नहीं करते हैं, तो ये क्यों उनको ये शकूक हो रही है? हम नहीं पूछ रहे, नैब के तर्जुमान पूछ रहा है। आप मुझे 2 मिनट दें तो नैब को तो मैं हर एक चीज का जवाब दे सकती हूँ। नैब मेरे ख्याल में एक ये इदारा किसके लिए इस मुल्क में काम कर रहा है, और ये जो टैक्स पेयर के पैसों पे चल रहा है, तो क्या ये जातियात पे ये इदारा चल रहा है? मैं जब पाकिस्तान आऊंगी तो मैं चेयरमैन नैब से ये पूछूंगी कि आप जातियात पे ये इदारा चला रहे हैं। अगर आपकी कोई जातियात की डिफरेंसेस है अरबाब आलमगीर और मेरे साथ, तो आप इस तरह से निकाल रहे हैं, या ये इदारा क्या सिर्फ पीपल पार्टी के लिए काम करता है? क्या जाती दुश्मनी है चेयरमैन नायब से? आपने कहा आपकी क्या जाती दुश्मनी है? वेरिफिकेशन थी मतीन साहब, मुझे बोलने दे इनको। सवाल करना तो हमारा हक है ना, आपने कहा जाती दुश्मनी थी, हम पूछ रहे हैं क्या जाती दुश्मनी? जस्टिफाई नहीं कर सके, जब ये जस्टिफाई नहीं कर सके, जब मेरे असासी 70 करोड़
کروڑ کی تو میں نے اپنی ذاتی جائیداد بیچی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو میں سب سے ریچسٹ پارلیمنٹیرین تھی اور یہ سارے میرے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایلیگیشن یہ لگا رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس کو یہ پروف کرے. جن ٹرانزیکشنز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہم نے ہر ایک چیز نیشنل اسمبلی میں ڈکلیئر کی ہے. ہمارا 2004-2005 میں دبئی میں پراپرٹی تھی, وہ آپ میرے نیشنل اسمبلی کے ڈکلیئرڈ اثاثے نکالے جس کو بیچا ہے اور ابھی دبئی میں میرا بیٹا بزنس کر رہا ہے. آئی ہیو این آنسر ٹو ایوری ایلیگیشن. اور میں بالکل یہ آپ کو تھوڑا سا میں آپ کے ٹیکس کا بتا دوں. آپ نے کہا کہ آپ کی پراپرٹی ماشاءاللہ بالکل آپ ایک امیر فیملی سے تعلق ہے, آپ کا بڑی فیملی ہے آپ کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم نے لیا اور ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, اس کے مطابق 2010 میں آپ نے اپنی آمدن جو ہے وہ 12 لاکھ شو کر رہے تھے اور آپ اس وقت وزیر تھی میرا خیال ہے. آپ کی اتنی تنخواہ بنتی تھی, آپ کی تنخواہ سے جو ڈیڈکشن ہوتی رہی ہے وہ تقریباً 12,33,000 روپے ہوئی ہے. اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دیا ہوا. آپ کی انکم جو ہے ٹوٹل جو آپ کو تنخواہ ملی تھی وہ آپ نے ڈکلیئر کی جو بنتی ہے اور اس پہ 63,000 روپے آپ نے ٹیکس دیا ٹوٹل. آپ نے تنخواہ کے علاوہ تو کوئی انکم شو نہیں کی. میں اس لیے کاٹ رہی ہوں کہ کلاسرا صاحب جب میں پاکستان آؤں آپ میرے ساتھ 10 پروگرام کریں, میں بالکل پریس کانفرنس کروں گی. میرے پاس ایک چیز کی ثبوت ہے کہ پچھلے چند سالوں میں نے کتنی کروڑ کی اپنی آبائی ٹیکس آپ نے کتنا دیا, میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. میری سنیں ذرا, اگر سوال اگر میرا سن لیں. کلاسرا صاحب آپ ہمارے خاندانوں کا 1947 سے بھائی خاندان بڑا ہوگا, اللہ آپ کو مزید بڑا کرے, لیکن آپ کا ٹیکس تو دیکھنا ہے نا. اور آپ ابھی دیکھیں کہ ہم نے جائیدادیں کتنی بیچی ہیں, آپ نے سن تو لینا میری بات, بیچی ہوں گی آپ نے. اس کا اثاثہ کریں. یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ سراسر سیاسی ہے, یہ ایک فالس ایلیگیشن ہے. اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے چیئرمین, میرا تھوڑا سوال سن لیں. آپ کے لیے پورا شو ہے, پورا گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کسی اور کو نہیں لے رہے. اب تسلی سے سارا یہ ٹائم آپ کا ہے, کوئی جلدی کی ضرورت نہیں, آپ کو جلدی ہے ہمیں ہے. میں نے اپنی بیمار ماں کو چھوڑا اور آپ کا پروگرام میں اٹینڈ کر رہی ہوں. میں نے آپ کو سوری کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا کوئی ایشو ہے اس طرح کا. میرے خیال میں بہت مجبوری ہے. چلیں آپ میری مذمت سے اگر آپ بچ سکتی ہیں, اگر میری مذمت سے آپ ان تمام کیسز سے بچ سکتی ہیں تو پورا گھنٹہ آپ کا ہے, اللہ آپ کو بچا لے. جی آپ میری مذمت کر لیں پہلے. پاکستان میں آج قانون ہے اور میرے خیال میں عدالت ہے, تو پہلے آپ ہے نا آپ اس فورم کو استعمال کریں جہاں پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. جی آپ پہلے جو فورم آپ کو بلا رہے ہیں نیب, آپ وہاں پہ ہے نا, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کریں, عدالتوں میں بھی جائیں, سب کو جیلوں میں کروائیں. جی یہ جو 60 سال سے ہم سیاست, اچھا سن لیں, 60 سال کی سیاست کا ذرا تھوڑا کچا چھٹا سن لیں. پہ کوئی نہیں جیتتا. جی میں وہی بتا رہا ہوں, سن لیں ان کی آپ کو موقع مل رہا ہے جواب دینے کا آپ کے پاس. آپ لڑ رہی ہیں, آپ شکر گزار ہوں گی کہ ہم نے موقع دیا ہے, آپ کو نیب نے آپ کا نام دیا ہے, تو ہم سوچ رہے تھے آپ تھینک یو کہیں گی کہ آپ کو موقع دے رہے ہیں. پلیز ہمارے اوپر آپ کو شکریہ. آپ ہمارے بھائی ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں. اور کلاسرا صاحب تو 5 سال میرے ساتھ اور ارباب صاحب کے ساتھ گزرے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن مجھے آج نہیں سمجھ آ رہی کہ کلاسرا صاحب بھائی میں یہ اچھا میری مجبوری چلیں جی, میں نے کہیں سے پیسے پکڑ لیے آپ کے خلاف شو کر رہا ہوں, چلو بات ختم کر دیتے ہیں. وہ جو ہے ایک نیب کی طرف سے انویسٹیگیشن آرڈر ہوئی ہے, آپ سارا ملبہ میرے پہ ڈال رہی ہیں. موجود ہے وہ جرنلسٹ کی جو یہ کام کرتے ہیں, وہ ملک ریاض سے جو آ کے پکڑتے ہیں, وہ بھی کئی دھکے وہ بھی نہیں چھپتے. جی آپ سوال کریں. اس کے بعد 2012 میں جو آپ نے انکم اپنی شو کر رہی تھی 10 لاکھ, وہی تنخواہ جو آپ لیتی رہی ہیں, اور اس پہ آپ نے 2,02,000 آپ نے 10 سے آپ نے کم بتائی اور 44,000 روپے آپ نے صرف آپ نے ٹیکس دیا. اچھا 2013 میں آپ نے جو ٹیکس دیا ہے 52,000 روپے ٹیکس دیا. اگین یہ سیلری کے ٹیکس ہے جو میرا خیال ہے. 2014 میں جو آپ نے اپنی آمدنی پر ٹیکس دیا 1,83,000 روپے ٹیکس دیا ہے. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ تو آپ کی انکم جو بتا رہی ہیں 70 کروڑ 80 کروڑ, اور آپ کے میاں صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ایسے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بار بار یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی پراپرٹی بیچے تو کیا یہ قانوناً جرم ہے ملک میں؟ آپ کے بینک میں پیسے پراپرٹی کے میرے پاس اس کی بیچنے کے پورے کاغذات اور صوبہ سرحد کی حکومت موجود ہے, جو مطلب میرے خیال میں وہ پٹواری سے لے کر تحصیلدار اور ضلع دار. تو آپ یہ کیا قانوناً جرم ہے پاکستان میں اپنی پراپرٹی ٹیکس دینا؟ لیکن اگر ٹیکس نہیں, اب میری پلیز اگر بات سن لیں, مثلا 2010 کے یہ بتائیں نا کلاسرا صاحب, میں آپ کو 15 منٹ سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی پراپرٹی بیچی ہے جس کی پروف ہے میرے پاس, اور وہ
मतलब उसका आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, आपने पिछले दिनों में कोई लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं पिछले 2-3 सालों में? क्लासरा साहब, ये ड्रामा तो मैं बहुत सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं इस पर खामोश थी क्योंकि बिकॉज आई वांट टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर कोई इसको सबूत साबित कर सके तो बिल्कुल करे। और शुक्र है कि हम ऐसे लोग नहीं है, हमने आप इस हुकूमत नहीं, आपने लंदन में पिछले 2 सालों में प्रॉपर्टी खरीदी है कोई? जी, आपने लंदन में अगर हम चाहे तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, चाहे नहीं, एलिगेशन जो है ना, हम ये पूछ रहे हैं, आपसे पूछे, हम डिनाई कर दें अगर आपने नहीं खरीदी। लंदन में आपने कोई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं पिछले 2 सालों में? क्लासरा साहब, मैंने आपको कहा कि कोई प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपके पास, आपको अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कोई आपको कागजात दे रहा है ना, तो उसको आप कहें कि वो प्रूफ कर लें। अच्छा, आपके लंदन में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है? तो आप इस वक्त DGFIA बने बैठे हैं। तो मैंने सवाल पूछा, आप नाराज हो रहे हैं, आप सवाल डिनाई कर रही हैं, हम मान रहे हैं। आप ये लड़ाई में से नैब के साथ कीजिएगा, नहीं होप के एक अच्छा मैच पड़ेगा आपको उनके साथ। ये हम नहीं, हमने कभी किसी के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तर्जुमान ने, मैं आपको रिपीट मैं रिपीट कर देता हूँ कि नैब के तर्जुमान ने ये कहा है कि आपके ठीक है जितने भी हिस्से आपने डिक्लेयर किए हुए हैं और आपकी बैंक ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन उससे मैच नहीं करती हैं, इसीलिए इंक्वायरी की गई है। तो हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। कह रही हूँ कि एज सच कोई बिजनेस तो हमारा इतना कोई बड़ा है नहीं, लेकिन अगर आप जमीन बेचे और उसके पैसे बैंक में ही जाएंगे ना जी। अच्छा सुने, एक और सवाल, हालांकि आपने अगेन उस पर भी मेरे साथ नाराज होना, लेकिन क्या करें, बड़ा मुश्किल जॉब है। अपने आप कह सकते हैं अच्छे दोस्तों को इस प्रोफेशन में हम नाराज कर चुके हैं। आप पहले और आखिरी नहीं है मेरा ख्याल है। अब हमारा पेशे यहाँ से क्या करें? नाराज नहीं होती, मैं तो बार बार आपको कह रही हूँ आपकी मजबूरी है। बिल्कुल ही मजबूरी है, वो आपने बता, पूरी कौम ने सुन लिया मजबूरी जी, मेरी मजबूरियों को पता चल गया है। अच्छा, उसमें एक और बड़ा एक और जो आ रहा है कि आपके मियाँ साहब जो अरबाब साहब जो हैं, अरबाब साहब की 2010 और 11 की जो बैंक स्टेटमेंट जमा हुई है या उनके गोशवारों की लिस्ट है, उसमें उनके बैंक में टोटल कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपया कैश है। ये जो मेरे सामने पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है। उस साल जो उन्होंने टैक्स दिया है, सिर्फ उन्होंने 48,000 रुपए टैक्स दिया है। क्या 2.5 करोड़ रुपया आपके बैंक में हो, आपका जो टैक्स है 48,000 रुपए बनता है आपका? देखिए क्लासरा साहब, हम एक चीज जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं और हमारे टैक्स के कागजात जो है वो तो मैं अभी आके पाकिस्तान अपने चार्टेड अकाउंटेंट के साथ और जो है मैं आपको सारे सबूत दूंगी। आप बेशक 100 प्रोग्राम करें कि ऑलरेडी हमारे पास डिक्लेयर्ड असासों के अलावा वी आर सरप्लस विद आवर मनी। नहीं, आप टैक्सेस नहीं दे रहे, जो इल्जाम आ रहा है आप बिल्कुल लीगल मनी होगी। बेटे का वलीमा कर दिया, आप मुझे बताएं, मैंने अपने अकाउंट से अपने बेटे का वलीमा किया है। और मेरे अकाउंट में मेरी सुने थोड़ी सी, उस वलीमे के बाद मुझे ये सारी बातें आती, ये सारी बातें हमारे तक भी पहुंचती है। अगर पाकिस्तान में बेटे का वलीमा करना कानूनन जुर्म है और आप उसको भी सियासत में ले आए, हाँ मैंने अपने अकाउंट से पे किए हैं। तो आपने टैक्सेस कितने दिए हैं? सवाल ये बनता है कि इन्होंने जी आपने आपकी इनकम हलाल की होगी, हम ये नहीं कह रहे, इवन हलाल की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है। मैं वो पूछ रहा हूँ जो टैक्स है 2.5 करोड़ रुपया कैश बैंक में है, 2.5 करोड़ रुपया आप मिनिस्टर, थोड़ी सी प्लीज बात सुन लीजिए, पूरा प्रोग्राम आपका है कि 2.5 करोड़ रुपया कैश मिनिस्टर साहब के अकाउंट में पड़ा हुआ है 2010 में, और वो वजीर हैं और वो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ 48,000 रुपए। ये चाहे आपकी लीगल मनी है, हम तो उसमें क्वेश्चन नहीं कर, लीगल मनी है तो टैक्स तो आपने चोरी किया है, बचा लिया है। ये लीगली मैं बात कर रहा हूँ, आपने नहीं किया, चाहे आपको पता ही नहीं होगा। हम चोरी नहीं करते, हमारे जो प्लाजे हैं, जो हमारी जायदादी है, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ना। और ये तो क्लासरा साहब आपको जिसने जो कागजात दिए है ना, तो वो तो वन साइडेड है ना। सुने, अच्छा ये देखें, सुप्रीम कोर्ट से, अच्छा चलें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने देखें क्लासरा साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि आज उन्होंने इंक्वायरी अप्रूव की और शाम को आपके ऊपर प्रोग्राम कर दिया। इट्स अ बिग न्यूज, आप मिनिस्टर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट आपके लिए तो जरदारी। अच्छा एक मिनट, आप फिर जरदारी साहब को टेलीफोन करें दुबई में, उनसे पूछें कि सर
नैब की इतनी छोटी सी खबर थी, छोटी सी मामूली सी डेवलपमेंट थी, आपने बैठ के संगीन नतज की क्यों धमकी दे के इसको बड़ी खबर बना दिया। जरदारी साहब ने तो थ्रेट किया आपके बिहाफ पे, और आप बड़े मियां बीवी जो हैं, आप की मिनिस्टर से, आम लोग नहीं थे, और आपसे रिलेटेड छोटी मोटी जो भी चीज है वो बड़ी खबर बनेगी। आप बड़े लोग हैं, आपने खुद तो कहा है कि बहुत बड़ी फैमिली है आपकी। हम कोई बड़े लोग नहीं है, आपने खुद कहा है कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की और आप सबसे आसमा बीबी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मिनिस्टर बनाए तो एक तरफ हम आए हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि आप पाकिस्तान की, जो कि सही बात है, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन कपल था। मैं आपकी इलेक्शन कमीशन ने मुझे डिक्लेयर किया, मैंने खुद अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया। साथ में आप कह रही हैं हम बड़े आदमी नहीं है, साथ में आप कह रही हैं बड़े आदमी नहीं। हमारा ख्याल था कि आप गिला करेंगी कि 3 दिन बाद आपको राब्ता किया, आज ही आपका नाम आया, आज ही हम आपसे आपका वर्जन ले रहे हैं। आज आपके प्रोड्यूसर का मैसेज आया और मैंने उसको ये रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं अपनी वालदा की तबीयत के बारे में, लेकिन उन्होंने जब इनकार किया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल शो करूंगी। आसमा साहब एक और सवाल, अच्छा क्या आपने बहादुर लोग कैसे करते हैं, रियली और आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े बहादुर लोग होते हैं जो इस वक्त एक अपने उसमें मुश्किल वक्त में मीडिया पे हैं और मुश्किल सवालात का फेस भी करें, आके जवाब भी दें। यू आर ब्रेव लेडी, हम आपकी इस बात की इज्जत करते हैं, और बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो भी रही है तो केपीके की खवातीन के साथ हो रही है। आज ये इस एजेंडे की मुझे इस मुल्क में समझ नहीं आई। आप 5 साल रहे हैं ना, आपने तो किसी को कुछ नहीं कहा। 5 साल हम लोग तालिबान का फेस करते हैं, किस मुश्किलात से हम लोग आते हैं। और अफसोस की बात है कि आपने 2012 में कहा जो ग्राउंडों में इलेक्शन लड़के आती है, आप इस तरह से मीडिया पे विक्टिमाइज होती है। हम नहीं, आपको मौका दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं। अफसोस है कि अगर हम पठानों को ही आपने विक्टिमाइज, अब फिर आप रेसिज्म पे चली गए हैं। मतलब आप ये पठान, सराइकी, सिंधी, बलोच, पंजाबी, आप जेंडर ले आती हैं, कभी आप एथनिसिटी ले आती हैं, कभी आप अपोजिशन ले आती हैं। ये हमने नहीं, ये नैब ने किया। हम तो आपको सिर्फ मौका दे रहे हैं, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन रहे हैं। आप मेरे भाई हैं, मुझे आपसे तो गिला है ही नहीं, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि उनकी मजबूरी है। अच्छा आपने आपके खामन तो औरत नहीं है ना, आप कह रही है कि औरतों पे ही कर रहे हैं। मैं आज अपने लिए बात कर रही हूँ जी, मेरे खामन को आप इंक्वायरी आप दोनों पे है, आप पे नहीं है सिर्फ। कराते हैं और आप उनसे खुद राब्ता करके बात। अच्छा 2012 में आपने, आसमा बीबी, आपने 2012 में इलेक्शन कमीशन को बताया कि आप 2.25 अरब रुपए की मकरूज हैं। आप कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टीज बेची, जायदादें खरीदी, बहर खरीदी या जहां भी खरीदी। इलेक्शन कमीशन को आपने कहा 2012 में कि मैं तो यहाँ 2.25 अरब रुपए की मकरूज हूँ। तो किस चीज की मकरूज आप हो गई थी कि आपको, आप तो कह रहे थे आपने प्रॉपर्टीज बेची। मैंने ये आपके साथ जो कागजात है ना, दीज आर टोटली फॉल्स। ये इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान से लिए हमने। आपको किसने ये कागजात? इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान से लिए, जहाँ गोशवारे आपने जमा करवाए थे, ये वहां से लिए हमने। आपके अपने पेपर्स आपके सबमिट किए हुए सबमिट किए इलेक्शन कमीशन में। क्लासरा साहब, जब एक दफा मैं रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन डिक्लेयर, मैंने अपनी एक असासा मैंने और अरबाब साहब ने डिक्लेयर। तो फिर मकरूज कैसे हो गए थे? आप तो अमीर नहीं थे। मकरूज कहाँ से आ गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस सब चीज के पीछे एजेंडा क्या है। लेकिन ये एजेंडा भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या एजेंडा है। एक और इल्जाम लेकिन आ रहा है, अफसोस की बात है कि इस मुल्क में, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि सर, इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपकी हुकूमत में हो रही है, और ये सबूत है जो आज नैब चेयरमैन जो है, ये सुन लें जरा, नैब चेयरमैन को हम भी उन पर भी तनकीद करते रहते हैं, सबको पता है, वो भी हमारे ऊपर उनका बस चले ना। अगर उनका कमर जमान चौधरी साहब का, अगर किसी को सबसे पहले जेल में भेजे, वो मुझे भेजे। जो है वो अगर आज पाकिस्तान में इंसाफ होता तो शायद कमर जमान चौधरी इधर नहीं बैठा होता। तो आपका पोजीशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने लगवाया था जरदारी साहब ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप कह रही थी उनको आपसे कोई जाती मसला है, क्या मसला है? क्या मसला है जरा जी? आप कह रही थी कि कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब को कोई जाती मसला है आपसे। ये आप उनसे पूछें, क्योंकि ये तो मैं वो तो नहीं कह रहे, वो तो आप कह रही हैं। करूंगी क्योंकि एक दो पॉलिटिशियन जब अपने असासे डिक्लेयर करें और उसके बाद उनके साथ जब इन्होंने कंप्लेंट वेरिफिकेशन में इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने ये लोगों के पीछे गए जब पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड के प्लाजों के ऊपर कि तुम कहो कि ये प्लाजा अरबाब आलमगीर का है, तुम कहो कि ये होटल अरबाब आलमगीर का है, ब्रेक लेनी है, ये कर देंगे। ये आप हमारे साथ रहिएगा आसमा बीबी, हमने एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, कुछ और कोई 2-3 सवाल आपसे रहते हैं एक ब्रेक के बाद।
जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है और हमारे साथ आसमा अरबाब लंदन से इस वक्त मौजूद हैं। आसमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू महाराज। एक और बड़ा एक इल्जाम लग रहा है आप पे कि आपके जब मियां साहब मिनिस्टर थे यहाँ पे NHA के, तो आपके अकाउंट में वहां से बैंकॉक से दुबई में $25 लाख ये ट्रांसफर किए गए थे। आपका जो दुबई में आपका स्टैंडर्ड चार्टर ये बैंक अकाउंट है, उसमें $25 लाख की ट्रांजैक्शन हुई थी बैंकॉक से आपके दुबई। कुछ इस पे बात करेंगे आप? क्लासर साहब, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इल्जाम लगा दें या जो आपके ये गुमनाम दोस्त है, हम पूछ रहे हैं इसका उनके पास अगर चले आप तो हमारे नॉन दोस्त है ना, नॉन दोस्त ही जवाब दे दें। क्लासरा साहब, ये तो सरासर मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इल्जाम तराशी की तो कोई हद नहीं होती है। कोई जब इनको कुछ भी नहीं नजर आया, जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन से शुरू हुए, तो आज इन्होंने ये बात शुरू कर दी। जो ये इल्जाम लगा रहे हैं उनके पास कोई सबूत होगा। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक इल्जाम है कि अगर ये किसी तरह कुछ भी कह सकती है, जो मेरा जो वहां से वो चीजें आ रही हैं आपके खिलाफ, वो है कि 12 अक्टूबर 2012 को बैंकॉक से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपके दुबई में जो अकाउंट है आपका, अगर आप कहें तो अकाउंट का नंबर भी बता देते हैं, जहां से शिफ्ट हुए वो भी अकाउंट का नंबर है, आपका अकाउंट है वो भी है। $25 लाख ट्रांसफर में चाइनीज कंपनी ने किए। ये अकाउंट के नंबर अब आप बताएंगे तो क्या ये हकीकत होगी? $25 लाख का नंबर है। देखिए, ये तो अगर इस हद तक एलिगेशन है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ये इंतकामी सियासत इस हद तक आप डिनाई कर सकती हैं आसमा? देखिए, ये सरासर एक एलिगेशन है। कोई कह रहा है कि चीन की कंपनी से, आप मुझे बताएं, चीन में तो कोई प्राइवेट कंपनी है नहीं, वहाँ तो स्टेट रन कंपनीज है। तो क्या चीन हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत को रिश्वत देती है? आपकी इत्तला के लिए ये बताएं, ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? सुन लें थोड़ी सी आपकी बात। खैर, आप अगर डिनाई कर रहे हैं तो आपका राइट है। अल्लाह के फजल से चाइनीज कंपनीज बहुत सारी वहां रियासती उनकी कंपनीज हैं और बहुत सारी ब्राइबरी में स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, और हर सरकारी कंपनी चाइना की जो है, आपको रेलवे स्कैंडल हो उसमें मुलविस हैं, पावर प्लांट्स की स्टोरीज आ रही हैं, ये सारी हुकूमती और उन्हीं की कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं चाइनीज की। इसलिए ये कोई खबर नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। आपकी इत्तला के लिए हमारे साथ हो रहा है, और मेरी ख्याल में क्लासरा साहब ने 5 साल हमारे साथ बड़ा करीबी वक्त गुजारा है, और इनको मैं हुकूमत में नहीं था, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कैबिनेट में आपके साथ बैठा था। ऐसी कोई बात होती तो वो उस वक्त भी छुपी नहीं होती है। अफसोस की बात है। ये जो आप कह रही हैं कि क्लासरा साहब ने आपके साथ बहुत करीबी वक्त गुजारा है, व्हाट डज दैट मीन? ही वाज नॉट इन द कैबिनेट, फॉर गॉड सेक। ही वाज नॉट इन द कैबिनेट, बट मैं बहुत कदर करती हूँ इनकी। I've known him फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। मतलब व्हाई टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस? तो अब जो अगला आपसे सवाल होगा इस पे, तो आपने कह दिया कि आपके अकाउंट्स वगैरह नहीं है। आपने दुबई में कोई नई प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं? एक तो आपका डिक्लेयर है। अगर आप मेरे दुबई में कोई प्रॉपर्टी प्रूफ कर सके तो वो आपकी हो गई, पक्की बात है, से आपकी हो गई। ये याद रखिएगा। मेरी जो प्रॉपर्टी दुबई में 2004-2003 में, जबकि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। आप प्लीज रिकॉर्ड निकाल लें, जो भी आपको रिकॉर्ड दे रहे हैं सही नहीं दे रहे, वो बेच के आज जो थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस है वो उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो हमने बेची हुई है, और वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड थी। मैं आई एम रिपीटिंग, प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने से बात नहीं टल जाती। आसमा बीबी, अगर मैं भी प्रॉपर्टी लेता हूँ, दुबई में मेरी नजर आती है तो वो आपकी हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों की होगी। ये केले क्लासर साहब आपकी भी हो गई जी। ऐसा आप उसको लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में हमें कोई आप इस तरह के एश्योरेंस दे सकती हैं कि अगर कोई निकल आई तो हमारी हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, आपकी हो गई। ये पक्की बात है। अगर इस तरह की पाकिस्तान की सियासत 60 साल बाद फिर उसी नहज पर पहुंच गई है तो बिल्कुल आपकी हो गई। एक बात बताएं, अगर किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ होती है, तो क्यों आप हर चीज को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं? जिन लोगों को आपने खुद लगाया है। क्लासरा साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? मुझे तो हकीकत मालूम है। आपने 4 सालों में, आसमा बीबी, केस ऑफ पॉलिटिकल, आपने 4 सालों में सिर्फ मेरा ख्याल 2-2.5 लाख रुपए टैक्स दिया है, और बातें जो हो रही हैं अरबों की हो रही हैं, बिजनेसेस की हो रही हैं, उसमें करोड़ों रुपए के एसेट्स आ रहे हैं। कोई बिजनेस की बात नहीं हो रही है। जो दुबई में हमारी प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर उसके भी प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। उसके बेचकर
جو تھوڑا بہت بزنس میرا بیٹا کر رہا ہے، اگر یہ قانوناً غلط ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس میں کوئی قانوناً غلطی ہے، اگر ایک ہی مجھے غلطی نظر آ رہی ہے، اگر مجھے الاؤ کریں آپ، بیچ کر اگر میں بیچنا چاہوں ایز اے رپورٹر ایک ہی غلطی تو نظر کیا آ رہی ہے وہ کوئی قانوناً بار ہے اس کے اوپر؟ میم ایک ہی مجھے غلطی نظر آ رہی ہے پورے اس میں سٹوری میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر میں جرات کر کے پوچھ لوں کہ فیڈرل منسٹر صاحب کے اکاؤنٹ میں 2.5 کروڑ روپے کا کیش ہو 2010 میں، اس سال وہ ٹیکس دے رہے ہوں، اس پہ 48,000، یہ بہت بڑی غلطی ہے میرا خیال ہے، اٹس اے ٹیکس ایویژن، بے شک آپ نے حلال کی انکم ہوگی، یہ ٹیکس چوری میں جائے گا، اگر یہ کاغذ درست ہو، یہ گوشوارہ ہے آپ کا، ایلیگیشن ہے تو یہ کاغذ بھی ایک چلے میں ایلیگیشن کا اپنی حصہ قوم کو ہوگا۔ دکھا دیتا ہوں، یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں پلیز، یہ ہے جناب آپ کا یہاں پہ گزٹ آف پاکستان ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شائع کیا ہے، جو گوشوارے تھے تمام پارلیمنٹیرینز کے، آپ کے میاں صاحب کے پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یہ پیج نمبر یہاں پہ 8 اور 9 پہ چھپی ہوئی ہے، اس میں آپ کے میاں صاحب کے بینک اکاؤنٹس اگر مجھے اجازت دیں تو میں گن آپ کو بتا دوں، ان کے کوئی 5 یہاں پہ بینک اکاؤنٹس اس میں بتائے گئے ہیں کہ جن میں تقریباً ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے 2.5 کروڑ سے لے کے تقریباً کوئی یہ 2.25 کروڑ روپے ہے، کیش ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ This is the Gazette of Pakistan، یہ ہماری ڈاکیومنٹ نہیں ہے آسما بی بی، ہو سکتا، یہ گزٹ آف پاکستان ہے، اس کی official فکری document۔ جائیداد نکالے، اس کی باپ کی جائیداد نکالے۔ کل مجھے ایک صاحب اینکر کہہ رہے تھے کہ ارباب جہانگیر نے ضیاء الحق صاحب کے وقت میں کرپشن کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ اس ملک میں مجھے بات سمجھائیں، آپ منسٹر رہی ہیں، آپ ارباب عالمگیر کی جائیداد دیکھیں کہ وہ ہمیں جائیداد پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ ہمیں غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، میں جائیداد پہ کوئی پرابلم، اللہ آپ کو مزید دے اور آپ اپنی فیملی ہے، مسئلہ یہ ہے آپ کے اکاؤنٹس میں یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب وائی اس، ہم یہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا سر، آپ نے سب تھوڑا سا اب یہ نہیں ہو سکتا، میری سن لیں ذرا بات، اینڈ یو نو اٹ ویری ویل، اب میری سن لیں پلیز، اب یہ نہیں ہو سکتا، قانون کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ کمائی تو آپ پاکستان سے کریں، جائز ہی کریں، لیگل کریں، لیکن ٹیکس یہاں دینے کی بجائے پراپرٹیز ابراڈ لیں، وہیں پہ جا آپ کے اپنا پیسہ شفٹ کریں، وہیں پہ آپ وہ کریں، کر لیں پراپرٹی ابراڈ، وہ آپ کی ہو گئی، آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ پروف کر لیں تو چلیں جی، وہ آپ کو آپ نے کہا کہ ہم نے دبئی میں بیچ دی ہیں، تو وہ بیچنے کے بعد آپ ہمیں کہہ رہی ہیں، ایسے نہیں کہہ رہی ہیں، بس ساتھ میں آپ کہی جا رہی ہے کہ آپ کے بیٹے کا آپ کا چھوٹا موٹا بزنس، ساتھ میں آپ کہہ رہی ہیں اسی سانس میں کہ آپ پاکستان کے سب سے امیر خاندان سے ہیں، ریچسٹ پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، آپ کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، میں کیوں کہوں تو گی؟ ٹیکسز کتنے دیا آپ نے اس امیر ترین خاندان ہے آسما بی بی؟ آپ کا جو قانون ہے، جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے، 40,000 کے ٹیکسز ہیں آپ کے، ایک سال میں آپ 40,000 کے ٹیکسز ہیں، 48,000 کے ہیں، اور وہ تنخواہ سے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں، وہ آپ کے ایٹ سورس آپ کی انکم جو سیلری آپ کو مل رہی تھی ایز منسٹر، آپ کو یا آپ کے سپاؤس کو جو ایٹ سورس وہاں ڈیڈکشن ہوئی، صرف وہ ٹیکس ہے، باقی پراپرٹیز بیچی ہیں، انکم ہوگی، بزنس ہوگا، آپ نے تو ٹکے کا ٹیکس نہیں دیا۔ اگر آپ زمینوں پہ ٹیکس ہو تو زمینوں پہ انکم اگر بینک میں آئے گی، جو میں تھوڑا سا لا جانتا ہوں، ہمارے کوئی کارخانے تو ہم نے پاکستان میں نہیں کیے نا، پلازا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا پلازے کا، وہی ہم دیں گے، مطلب جی جی ہلو جی آواز آ رہی ہے، بولیں پلیز۔ آپ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا، یہ حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہے، نہیں آپ نے وہاں پہ بتایا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، اور میں بار بار انہیں اثاثوں میں ایک اور چیز بھی ڈکلیئر ہے میم، جس سے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کو اگر آپ پوائنٹ آپ پلیز ایڈریس کریں، کہ جو آپ نے وہاں پہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، اور پرٹیکولر بینک اکاؤنٹس میں جو کیش ہے آپ کا اور آپ کے میاں صاحب کا، جو ٹیکسز آپ نے دیے ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ٹیکس آپ نے پیمنٹ نہیں کی اس پہ اپنی انکم پہ، اور اس سے الیگل منی ہو جاتی ہے، بلیک منی ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں جرم ہے، وہ میں بھی کروں گا، میرا بھی جرم ہوگا۔ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں جب پاکستان آؤں گی، میں خدا کا خوف کریں، یہ آپ کے وہاں کمیشن سے ہم نے ڈاکومنٹس لیے ہیں، آپ کاغذات لیں جو میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس ہیں، جو میں نے جو آپ نے وہاں جمع کروائے الیکشن کمیشن میں، ہم وہ لے کے آئے ہیں، اس میں تو کتنے کروڑ روپے میں سرپلس ہوں، تو آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ آپ نے اور آپ کے میاں صاحب نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ جنہوں نے آپ کو یہ کاغذ دیے ہیں وہ بالکل غلط الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کاغذ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، جو میں ٹیکس دیتی ہوں، آئی ایم آلریڈی 20 کروڑ روپیز سرپلس ان وائٹ منی۔ آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے اب تک؟ یہ بالکل غلط آپ کو جس نے چلیں آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں۔ کلاسرا صاحب میں اس کو پروف کروں گی آپ کے پروگرام میں، کتنا ٹیکس دیا ہے آپ نے؟ ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل یہ سب چیزیں فیس کریں گے،
اور آپ آپ نے آسما بی بی ایک لاسٹلی ہمیں سوال کا جواب دیجیے گا. اگین آئی وڈ سے میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا حالانکہ آج آپ نے میری بڑی کلاس لے لی, اچھی خاصی لے لی ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا یو آر اے بریو وومن. میں نے تو صرف کہا ہے کہ آپ کی مجبوری ہے, ویسے تو آپ بڑے اچھے بھائی ہیں. ہاں نہیں بس میں بتا رہا ہوں, بڑے بڑے میرے دوست, میرے رشتے دار اور بڑے قریبی سارے ناراض ہو گئے ہیں, اور ہر کوئی یہی آ کے مجبوری کا ہی مجھے بتاتا ہے کہ آپ کی مجبوری ہے. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں, میں تو اس بات کو کہہ رہی ہوں کہ دس از نتھنگ بیونڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اچھا میں لاسٹلی پوچھ لیتا ہوں, زرداری صاحب نے کہ یہ نیب کا دفتر پیپل پارٹی کے سیکریٹریٹ میں لے جائے. آپ نے چیئرمین بنایا تھا نا, یہ زرداری صاحب کے ہینڈ پکڈ ہیں, ہمارے نہیں ہیں. نہیں میں نے تو نہیں بنایا تو تھا. زرداری صاحب کا احتجاج کریں نا فون کر کے ذرا. وہ تو سب کا ہو. آپ نے یقین کریں آپ کے کیس کے اوپر آصف زرداری صاحب نے بڑا دھواں دار بیان دیا, اتنا بڑا بیان انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں دیا. ابھی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے صرف انکوائری کی ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں ترجمان صاحب کہ آپ کو بلائیں گے, اگر آپ ان کو سیٹسفائی کر دیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم ہو جائے گا. ابھی کچھ بھی نہیں, ہم بھی نہیں خدا نہ خواستہ کہہ رہے کہ آپ نے کمپلینٹ ان سے یہ پوچھیں کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا, آپ نے لوگوں کو پروگرام کا وقت ہمارا, تو پھر آپ نے مجبوری ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آسما بی بی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مت سے کہ آپ نے, اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. کہ ہمیں یہ پروگرام عامر صاحب اب اس کا وائنڈ اپ کرنا ہے, تو آج جو الزامات تھے آپ نے سن لیا. یہ بڑا اب کہہ سکتے ہیں مشکل کام ہے کہ بڑے ہمارے قریبی دوست جاننے والے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو بعض دفعہ ہمیں ان کے خلاف بھی پروگرام کرنے پڑتے ہیں. مجھے اور عامر متین صاحب کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.